अरे ऐसे कैसे भाभी जी, अगर मैं ये कह दूंगी कि प्रीति को पराठे बनाने आते हैं तो 2 मिनट नहीं लगेगा इसके होने वाले ससुराल वालों को इसका शोषण करने में। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने ससुराल देखा ही नहीं है। अगर बहू ये कह दे कि मुझे कंघी करनी आती है तो पूरा घर कंघी करना ही छोड़ दे, यहाँ तक कि गंजे भी अपने सर पर बाल उगाने लगे ताकि बहू को बालों को कंघी करने के काम में लगाया जा सके। और ऐसे में अगर हम सामने से कह देंगे कि प्रीति पराठे बना लेती है तो इसके ससुराल वाले इससे हर रोज अलग अलग वैरायटी के पराठे बनाकर इसका शोषण करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं बताना है लड़की वालों को। तेरी इसी जिद के कारण इतने अच्छे अच्छे 5 रिश्ते कट गए हैं। जिंदगी भर अपनी बेटी को घर पर बैठा कर रखना है क्या तुझे? अरे ससुराल जाएगी तो काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होते। अरे क्यों करना पड़ेगा? मेरी बेटी कोई ऊपर से नहीं पड़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने मायके में रहेगी। जिन्हें बहू के बदले काम वाली चाहिए वो ढूंढ ले अपने बेटे के लिए कोई और। मेरी बेटी यहाँ खुश है। आज 26 साल की है ना, आज खुश है। कल को जब 30-32 की हो जाएगी, अपनी सहेलियों को उनके बच्चों के साथ देखेगी, तब खुद उसका मन कल्पेगा। तब वो खुद कहेगी, मम्मी तुमने मुझे ना लव मैरिज करने दी ना अरेंज मैरिज होने दी। तब तो क्या कहेगी? अरे तब की तब देखूंगी मैं भाभी। अरे आप अपना घर संभालिए, मेरे घर के मैटर में ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। यही बोली आपने अपनी बेटी के वक्त बोली होती तो उस बेचारी को अपना ससुराल छोड़कर मायके आके नहीं बैठना पड़ता। ये है सुषमा, जो पिछले 3 सालों से अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर की तलाश में थी जहां प्रीति से एक तिनका भी ना उठवाया जाए। और इसे लेकर सुषमा आज अपनी बेटी के लिए एक अच्छे परिवार के लड़के की खोज में न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार छपवा देती है। एक सुसंस्कारी गोरा चिट्टा 6 फीट का लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को रानी बना कर रखे, घर में झाड़ू उठाने की बात भी ना करे वरना रिश्ता कैंसिल। बाप रे बाप, आजकल की माओ ने तो हद कर दिया। अरे जी आप रुक क्यों गए, पूरा पढ़िए ना। अरे अनिल की मम्मी, पढ़ने लायक है क्या इस इश्तिहार में? ऐसा कोई इश्तिहार छपवाता है, वो भी शादी का? आजकल हर मैट्रिमोनियल साइट पर पैसे लगने लगे हैं, ऐसे में एक न्यूज़पेपर ही सहारा बचा है हम जैसों का। ऊपर से न्यूज़पेपर में भी अब कौन ही अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते के लिए इश्तिहार छपवाता है। बड़ी मुश्किल से ये इश्तिहार मिला है, ये मौका जाया नहीं जाने दूंगी। अब पूरा पढ़िए तो। हमारी लड़की सिर्फ घूमने फिरने, ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग के लिए बनी है, बाकी सब काम बहू नहीं किस्मत वाले लड़के की मम्मी करेगी। गुस्से में महेश न्यूज़पेपर को टेबल पर फेंक कर खड़ा हो जाता है। आग लगे ऐसी बहू को। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे मुझे लड़की लानी है, किसी देश की रानी नहीं जो आकर मेरे सर पर बैठकर गाना गाती रहे और काम मेरी माँ को करना पड़े। तू ना बड़ा सीधा है बेटा, किसी ने अपने मन मुताबिक इश्तिहार छपवा दिया और तूने मान भी लिया। अरे भाई, इतनी फूल कुमारी सी बेटी होती सुषमा मिश्रा की तो किसी बड़े बिजनेसमैन के घर अपनी बेटी को ब्याहती, या फिर पैसे देकर किसी मैट्रिमोनियल साइट का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेती। ये 100 रुपए देकर इश्तिहार क्यों छपवाती है? मतलब कि लड़की की माँ खुद बैंगन है और अपनी बेटी को फल बताकर सुपरमार्केट में बेचना चाह रही है। ऐसे कई लोगों को लाइन पर लेकर आई हूँ मैं। तू भी आज ही न्यूज़पेपर वालों के ऑफिस जा और दूसरा इश्तिहार छपवा दे कि मेनका कौशिक को अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे तिनका उठाना भी ना आता हो। अनिल अपनी माँ की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही एक एड न्यूज़पेपर में छपवा देता है और जैसे ही सुषमा उस पेपर के एड को पढ़ती है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मिलाती है। नमस्ते नमस्ते मेनका जी, मैंने आज न्यूज़पेपर पर ऐड पढ़ी कि आपको अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जिसे तिनका भी ना उठाना आता हो। क्या बताऊं बहन जी, मेरी बेटी ना बिल्कुल वैसी है। तो भगवान ने सास का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं दिया, वरना मेरी बेटी सास भी लेने के पहले 10 बार सोचती। ये तो और अच्छी बात है, कुछ और खासियत हो तो वो भी बताइए अपनी बेटी की। पानी मांगते मांगते सामने वाला भले मर जाए पर मेरी बेटी उसे उठकर पानी नहीं देती। इतने नाजों से पाला है मैंने इसे। 2 बार इसके पापा के गले में खाना अटक गया था, पर मजाल है मेरी बेटी ने उन्हें उठकर पानी भी दिया हो। ये तो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी लड़की की मुझे तलाश थी। आप इसी रविवार हमारे घर पधार जाइए। मेनका के बुलाने की देर थी। सुषमा अपने परिवार, पूरे मोहल्ले वालों को लेकर मेनका की सोसाइटी में पहुंच जाती है। एक लड़की को इतने सारे लोग देखने जाएंगे मम्मी, ये ठीक बात नहीं है। अरे मेरी बेटी, लड़के वालों को लगना चाहिए कि हम कमजोर लोग नहीं है।
अगर हम गिनकर 4 लोग जाते तो तेरी शादी के बाद लड़के वाले तेरे मायके पक्ष को कमजोर समझकर तुझ पर काम का प्रेशर बना सकते थे। लड़के वालों पर दबदबा बनाए रखने के लिए इतने ज्यादा लोगों को लेकर जाया जाए उतना ही अच्छा है। सुषमा को इतने सारे लोगों के साथ आता देखकर महेश घबरा जाता है। बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है आपने मेनका जी। पूरे कबीले को लेकर आ रही है वो सुषमा मिश्रा। आपकी धोती को भी सरकते 2 मिनट नहीं लगता अनिल के पापा। वो कबीला लेकर आ रही है तो मेरे पीछे 2 गांव खड़े हैं। मेरे मायके वालों को फोन कर दिया है मैंने। पूरा मोहल्ला 11 बजते बजते हमारे घर अनिल की तरफ से मौजूद हो जाएगा। और लड़की वाले ये सोच रहे हैं ना कि लोगों की भीड़ जमा करके वो हम पर किसी तरह का प्रेशर बना सकते हैं। तो ऐसा मेनका होने नहीं देगी। आपको उनके हर मुंह का अंदाजा पहले से कैसे है मम्मी? इसका कारण बहुत सिंपल है बेटा, एक्सपीरियंस। इसी तरह लोगों की भीड़ लेकर मेरी माँ ने तेरी दादी और दादा पर दबदबा बनाया था। इसीलिए तो आज तक मेरे ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज से बात करने की। सुषमा शेर थी तो मेनका सवा शेर। सुषमा यहाँ जैसे ही उल्टे सीधे सवाल दागती है, मेनका चूहे की तरह उन सवालों को कुतर देती है। फाइनली रिश्ता पक्का हो जाता है। मैं अपने पंडित जी से पूछकर एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। आप लोगों को भी अपने पंडित जी से सलाह मशवरा करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर दोनों तरफ से आए डेट में से एक डेट फाइनल कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं समधन जी। शादी की तिथि हो या शादी के नियम, मेरा मानना है कि वो तो लड़की वालों के मन मुताबिक होना चाहिए। आखिरकार वो अपनी बेटी विदा कर रहे हैं। ऐसे में शादी के नियम करने का मौका हम उनसे छीन नहीं सकते। आपको जो डेट जचे आप हमें बता दीजिएगा। देख रही हो प्रिया, कभी देखा है मम्मी को इतने मीठे मीठे बात करते हुए? देख रही हूँ भैया, और ये भी देख रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवाने के लिए मेरी मम्मी को क्या क्या करना पड़ रहा है। फाइनली बहू बनकर प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। शादी की अगली सुबह 11 बजते बजते मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए मेनका के घर आना शुरू कर देती हैं। अरे मेनका कहाँ है बहू, दिखाई नहीं दे रही। बताइए मेनका जी, कहाँ है बहू? बताओ ना मम्मी, कहाँ है भाभी? आप सब लेडीज इन दोनों बाप बेटी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दोनों हमेशा एक साइड होकर मुझे कॉर्नर कर देते हैं। मैं अभी जाकर बहू को बुलाकर लाती हूँ। आप सब बैठिए। मेनका फौरन अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रीति नहा धोकर अनिल के हाफ पैंट के साथ टी-शर्ट पहनकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। चल मेनका, कर दे खेल शुरू। हेलो मम्मी जी, पाए लागू? अरे नहीं नहीं बहू, काहे का पाए लागू? और तू इतनी जल्दी उठ गई? इतने सवेरे उठने की क्या जरूरत थी? आराम से नींद पूरी करती। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी, पूरे दिन थोड़ी ना सोती रहती हूँ मैं। वैसे बाहर ये कैसी आवाजें आ रही हैं, कोई आया है क्या? वही तो बहू, क्या कहूँ, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए फेरों के तुरंत बाद मैंने सभी मेहमानों को ट्रेन में बिठा दिया था। एक भी मेहमान यहाँ रुक जाता तो तू अपने मनपसंद के कपड़े कहाँ पहन पाती। यहाँ तक कि मैंने तो सोचा था कि तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म ना सवेरे सवेरे होती है। अब रस्मों के चक्कर में मैं तेरी नींद खराब करने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी, वरना तेरी माँ कहती समधन जी ने हमें ठग लिया। वही तो मम्मा, और रस्म छोड़नी भी ना पड़े और तुम्हारी नींद भी खराब ना हो प्रीति, इसलिए हमने मुंह दिखाई की रस्म दोपहर में करने का प्लान किया था। तो फिर ये औरतें अभी कैसे आ गई, वो भी बिना न्योता दिए? यही तो मेरी फूटी किस्मत है बेटा, ये औरतें बिना न्योते खुद आ गई। वैसे इसमें ना इनकी भी गलती नहीं है। इन्हें लगा होगा कि हम शादी ब्याह की भाग दौड़ में मुंह दिखाए का न्योता देना भूल गए, इसलिए बिना बुलाए खुद आ गई। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर सभी से कह देती हूँ बहू को बुखार आ गया है, मुंह दिखाई नहीं हो पाएगी। अरे पर ऐसे कहना ठीक होगा क्या मम्मी? और क्या करूँ बेटा, मुझे पता है मेरी बहू में खोट नहीं है, पर अब कब प्रीति बहू तैयार होगी, साड़ी पहनेगी, गहने पहनेगी और बाहर आएगी। मैं नहीं चाहती बहू कि तुझे इतनी जल्दबाजी में इतना साज श्रृंगार करना पड़े और फिर तू ये सोचे कि मैं तुझ पर जबरदस्ती के नियम कायदे लगवा रही हूँ। ये कहकर मेनका कमरे से बाहर आ जाती है। अगर मम्मी जी ने सभी को वापस भेज दिया तो ये भी ठीक नहीं होगा ना अनिल। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए। तुम जाकर मम्मी को रोको ना, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अपनी सास का ये जेस्चर प्रीति को इतना अच्छा लगता है कि वो फौरन अपनी ननद की मदद से साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है। लो, वो आ गई तेरी बहू मेनका। समधन जी ने तो कहा था कि मेरी बेटी घुटने से 1 इंच नीचे कपड़े नहीं पहनेगी,
और प्रीति साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई। मानना पड़ेगा सुषमा जी के दिमाग को। तुम सब एक ही साथ मेरी बहू की मुंह दिखाए कर लो। अब बारी बारी एक एक कर सभी औरतें सामने आएगी, घूंघट उठा उठा कर प्रीति की मुंह दिखाए करेगी, तो इसमें कितना वक्त जाया होगा। बैठे बैठे बहू की पीठ ना कट जाए, उससे आदत नहीं है ना इन चीजों की। अरे बस बस मेनका, बंद कर दे अपना बहू पुराण। इतना सर पर बहू को कौन चढ़ाता है? ये मेरे और मेरी बहू के बीच का मामला है, तू ज्यादा ज्ञान मत दे ज्योति। अच्छा ठीक है मेनका, हम सब एक साथ मुंह दिखाए कर लेंगे, पर कम से कम अपनी बहू के हाथ से कुछ बनाकर खिलाएगी हमें, कि वो भी नहीं होगा? वो हाथ से बनाकर क्यों नहीं खिलाएगी मेरी बहू? पर हमारे यहाँ ना ये नियम है, जहाँ तक बहू की मेहंदी ना उतरे वो रसोई में नहीं जाती। भूल मत मेनका, तेरी मेरी शादी एक ही तारीख को हुई थी, और जितना मुझे याद है शादी की अगली सुबह ही तो रसोई में चली गई थी। झूठ ना बोल। अच्छा ठीक है। मेनका अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है। ज्यादा टेंशन ना ले बहू, मैं ही कुछ बना देती हूँ, तो बस बाहर जाकर सभी को परोस देना, ताकि सभी को लगे कि खाना तूने बनाया है। बनाइए औरतें ना वक्त बेवक्त तुझे ताने देंगी। देख मुझे तो इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तू बनाए या मैं, एक ही तो बात है। पर इनमें से तुझे कोई कुछ कह दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता चला मेरे हाथों से एक आधी पीट गई। और मेनका फटाफट रसोई का काम करना शुरू कर देती है। तभी हॉल से प्रिया रसोई में आती है। मम्मी तुम यहाँ आओ, बाहर सभी औरतें तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी बाहर आओ ना। उन्हें शक हो जाएगा कि तुम भाभी की मदद कर रही हो। मैं हूं ना, यहाँ सब संभालूंगी। सिर्फ संभालना नहीं है प्रिया, सारा काम तुम्हें करना है, मेरी बहू से कुछ करवाना मत। प्रीति खड़ी खड़ी अपने सास ससुर को हॉल में बैठे गेस्ट को संभालते हुए देख रही थी और रसोई में अपनी ननद को काम करते हुए। ये देखकर उसकी माँ ने उसके मन में जो भी बातें भरी थी वो हटने लगती है। वो खुद हाथ आगे बढ़ाकर अपनी ननद की मदद करने लगती है। ये क्या कर रही है भाभी? मम्मी मुझे डांटेंगी। मना मत कीजिए दीदी, आप उम्र में मुझसे छोटी है। अगर आप इतना कुछ कर सकती है तो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हूँ। और आज प्रीति सब कुछ नहीं करती, पर मेहमानों के लिए चाय बनाती है, अपनी ननद की रोटियां बनाने में मदद करती है और दाल में तड़का लगाती है। और इस तरह तैयार हो जाती है पहली रसोई। मेहमान प्रीति की तारीफ करते करते वापस आते हैं और खुशी के मारे वो अपनी माँ को लगाती है कॉल। तुम विश्वास नहीं करोगी मम्मी, सभी ने इतनी तारीफ की मेरी, क्या बताऊं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था, सब कुछ प्रिया दीदी ने किया था। हाँ, मैंने चाय जरूर बनाई थी। एक मिनट, क्या ये लोग पहले ही दिन तुझसे चाय बनवाने लगे? रुक बेटा, मैं अभी वहाँ आती हूँ। अरे मम्मी, तो इसमें क्या हो गया? किसी ने मुझे चाय बनाने को कहा नहीं था, मैंने खुद चाय बनाई थी अपनी मर्जी से। और हाँ, यहाँ आकर कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही दिन में अपने ससुराल वालों की बोली बोलने लग गई बेटा। अच्छा ठीक है, हो गई मुझसे गलती, अब माफ कर दे। चल अब वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर, जरा देखो मेरी लाडो को। सुषमा अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है और प्रीति को साड़ी में देखकर झुंझला जाती है। ये क्या है, तेरे ससुराल वालों ने तुझे साड़ी पहना दी? हाँ, तो यही कहे कि ये तूने अपनी मर्जी से पहना है। अच्छा ठीक है, तो सभी के सामने आज वन पीस पहनकर हॉल में जा। पति से लेकर सास ससुर ननद सभी तेरे दुश्मन ना बन गए तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। सुषमा की कही बात प्रीति के दिमाग में चक्कर काटने लगती है। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं है? वैसे भी सास ससुर किसके ही सगे हुए हैं जो मेरे होंगे? कहीं ये सारा ड्रामा मम्मी जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तो नहीं किया था? और अगली सुबह से प्रीति अपने कमरे से निकलना छोड़ देती है दोपहर के 1 बजे। अब देखती हूँ मम्मी जी क्या कहती हैं। तभी धीरे से प्रीति के दरवाजे को खोलती मेनका नाश्ता लिए कमरे में आती है। मैंने तेरी नींद खराब तो नहीं कर दी ना बहू? अगर नींद पूरी हो गई हो तो नाश्ता कर ले बेटा। हैं, ये क्या? मम्मी जी ने तो मुझ पर गुस्सा ही नहीं किया। अब ठीक है मम्मी जी, अब बाहर टेबल पर नाश्ता रख दीजिए, मैं आकर खा लूंगी। प्रीति ब्लैक कलर का एक वन पीस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है। तभी दरवाजे से पड़ोसन सुलोचना अंदर आती है। मांगने तो चावल लाई थी, पर यहाँ का मसला सामने खुद ही तैयार रखा है तेरी बहू ने। सुषमा, ये कौन सा तरीका है नाश्ता करने का? कौन सी बहू ऐसे कपड़े पहनती है, वो भी ससुर के सामने? बात तो सच कह रही है तू सुलोचना। अरे बहू, तूने काले रंग का वन पीस क्यों पहना? वो गुलाबी रंग की फूल पत्ती वाली वन पीस पहनती, वो ज्यादा जचती है तुझ पर। बहुत बड़ी गलती कर रही है मेनका। तूने आज तक अपनी बेटी को सलवार कुर्ती के अलावा कुछ पहनने नहीं दिया, और बहू क्या आती है अचानक से तू इतनी मॉडर्न हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू के मायके वालों ने पैसे देकर तेरी जबान बंद कर दी है?
मैंने अपनी बेटी को कभी भी कुछ पहनने से मना नहीं किया सुलोचना। उसे खुद ही पसंद नहीं थे छोटे कपड़े पहनना। अगर मेरी बहू का मन है मॉडर्न कपड़े पहनने का तो इसमें क्या दिक्कत है। प्रीति अपना घर छोड़कर यहाँ आई है, घर बदल गया, लोग बदल गए, अब अपने रहने का तरीका भी बदल दे क्या भाई। और जितना मैं प्रीति को समझ पा रही हूँ, मुझे पता है धीरे धीरे वो खुद ही हमारे घर के हिसाब से ढलने लगेगी। और जहाँ तक रही पैसे लेने की बात, तो प्रीति तेरे सामने ही खड़ी है, खुद पूछ ले उसे। अपनी आंखों के सामने इतना तमाशा होता देख अब तक महेश चुप था। प्रिया बेटा, जरा रसोई से आंटी को चावल ला कर देना। देखिए भाभी जी, आप आई तो चावल लेना थी, पर फैला रही है रायता, इसीलिए कह रहा हूँ दूसरों के घरों में ताका झाकी करना छोड़ दीजिए। अरे अरे भाई साहब, ऐसी क्या बात होगी जो आपको बीच में बोलना पड़ गया? कहीं अनिल में ही कोई कमी तो नहीं? आपका नाम क्या बताया था आपने आंटी जी? रीमा, रेखा, जो भी हो। देखिए मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए मैटर नहीं करती, और मेरे पति या मेरे ससुराल वालों के लिए आइंदा से कुछ भी बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना ये मॉडर्न बहू इतनी मॉडर्न गालियां जानती है, सुनकर आपके कानों से खून आ जाएगा। आप जैसों के लिए तो मैं न आज बदलूंगी न कल, पर मेरे ससुराल वाले अगर चाहें तो मैं 4 इंच का घूंघट लेने को भी तैयार हूँ। पर मुझे पता है मेरे ससुराल वाले आपके जैसे छोटी सोच के नहीं है। मेनका जो चाहती है वही हो जाता है। वो जानती थी सुषमा की सिखाई प्रीति को बदलने का तरीका सिर्फ प्यार है। मेनका के परिवार वालों ने प्रीति को इतनी अच्छी तरह से अपनाया कि आज वो खुद अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हो गई थी। उस दिन के बाद प्रीति खुद धीरे धीरे अपने ससुराल में एडजस्ट होना शुरू कर देती है। मैंने कहा ना, मैं रसोई का काम करूंगी। क्यों? सिर्फ तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है रसोई को संभालने का। अच्छा जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, तो मेरा ज्यादा हक होगा रसोई को संभालने का। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम तो अलग ही गलत फहमी में जी रही हो। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो जरा। दोनों बहुएं लड़ रही थी, तभी वहां घर की सबसे छोटी बहू भी आती है। वो भला कैसे इन दोनों से पीछे रह सकती थी। आप दोनों का लड़ना तो हर रोज का ही है, इसलिए जिसको लड़ना है बाहर जाकर लड़ सकता है। मेरे लिए रसोई खाली छोड़ दो प्लीज। रसोई में ऐसे माहौल खराब करना शोभा नहीं देता। हाँ जरूर, तुम तो कहीं की महारानी हो ना, जो तुम्हारे लिए हम रसोई खाली छोड़ दे। हाँ बिल्कुल सही समझा। अब महारानी का ऑर्डर समझकर आप दोनों यहाँ से चली जाइए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस रसोई में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तीनों जिद करके रसोई में डेरा जमा कर बैठ गई थी। तभी वहां एंट्री होती है उनकी सासू माँ की। अरे तुम तीनों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। क्या करूं मैं तुम तीनों का? सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं होता है क्या? मम्मी जी, आपको पता है ज्यादा गलती किसकी है? मेरा फर्ज है किचन को संभालना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, और ये कर्तव्य कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी बहू ही अच्छे से संभाल सकती है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखा, तुम भी एग्री करती हो ना? हाँ, कब से आप रसोई संभाल रही है? अब आपकी उम्र हो चली है, इसलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी, चिंता मत कीजिए। बस बस, न सबसे छोटी को काम करने की जरूरत है, न सबसे बड़ी को काम करने की जरूरत है। रसोई का काम बीच वाली को करना चाहिए, ताकि छोटी को भी आराम मिले और बड़ी को भी सुख मिले। तीनों बहुओं में रसोई के काम को लेकर ऐसे बहस होती रहती थी, और विमला अपना माथा पीटते हुए कहती है, इन तीनों को तो बस रसोई के काम से ही प्यार है, बाहर का तो कोई काम ही नहीं दिखता। इनके बीच में बोलना ही बेकार है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुमन अपने ससुर रमेश के पास जाती है और कहती है, पापा जी चीनी खत्म हो गई है। ठीक है बेटा, अभी ले आता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, और कोई सामान लाना है क्या? नहीं पापा जी, और कुछ नहीं लाना, बस आप चीनी ले आइए। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। तभी रमेश चीनी लाने के लिए एक दुकान पर जाता है और चीनी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो चीनी लेकर रसोई की तरफ जाता है, लेकिन रसोई में जाने से पहले टेबल से टकराकर चीनी की थैली फट जाती है और सारी चीनी गिर जाती है। ओहो, ये क्या हो गया? वो सुमन को आवाज लगाता है, सुमन बहू इधर आओ तो। रमेश की आवाज सुनकर सुमन वहां आती है। सुमन बहू, यहाँ चीनी गिर गई है, इसे आकर उठा दो। अरे पर पापा जी, मेरा काम सिर्फ रसोई के अंदर का है, मैं बाहर का नहीं करूंगी। वैसे भी ये खराब हो गई है, अब इसका क्या ही करेंगे हम। अरे बेटा, इसमें खराब क्या हुआ है? इस चीनी को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना तो कम से कम उठा तो दो। नहीं पापा जी, आपको पता है ना, मेरी बुकिंग सिर्फ किचन तक रहती है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए ना। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है।
भगवान, इन बहुओं का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब रमेश अपनी दूसरी बहू को आवाज लगाता है। पायल बहू, तुम ही यहाँ पर झाड़ू लगा दो, मुझसे यहाँ चीनी गिर गई है। पर पापा जी मेरा काम तो रसोई का ही है, मैं भी बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। आप रिया को बोल दो ना, वो उठा देगी। रिया बहू, तुम इस चीनी को साफ कर दो। पर पापा जी मुझसे रसोई के बाहर का काम नहीं होगा, वैसे भी ना ये गंदी हो चुकी है, हम इसे कहीं यूज भी नहीं कर सकते। अरे मैं क्या करूं अभी इन 3 बहुओं का, इन्हें तो रसोई के बाहर का कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी गिरा रहे। इतना सुनकर विमला भी वहां आती है और देखती है रमेश खुद ही उस चीनी को साफ कर रहा था। अरे आप क्या सफाई कर रहे हैं, मुझसे ये बहुओं से कह देते। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? लेकिन उन्हें रसोई के बाहर की दुनिया नजर आती है क्या कभी? सही कहा, मैं कैसे पूछ सकती हूँ। इन तीनों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, इन्हें तो रसोई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हटिए, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर विमला खुद ही उस चीनी को साफ करने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा सुमित वहां आता है। मम्मी, मेरी फाइल कहाँ रखी है? अरे अभी भी माँ के पल्लू से बंधा रहेगा क्या? मुझे क्या पता तेरा सामान का है, जाकर अपनी पत्नी से पूछ। आपको लगता है मम्मी मैंने पूछा नहीं होगा? लेकिन सही बात है, मैं भला कैसे भूल जाती हूँ। रसोई में तो पैदा हुई है ये तीनों बहू है। रुक, मैं ही देती हूँ तेरा सामान। विमला फाइल ढूंढकर सुमित को देती है। आखिर तीनों रसोई का ही काम क्यों करती थी? उन्हें वैसे तो रसोई का काम करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही लगता था कि रसोई का काम घर के बाकी काम से बहुत कम होता है, जिस वजह से रसोई के काम को लेकर तीनों में मुठभेड़ होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला को टेबल पर रखी सब्जियां नजर आती है। सुमान, रिया, पायल, अरे कहाँ हो तीनों? जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? कल मैं बाजार से सब्जी लेके आई थी, सारी की सारी सब्जी ऐसे ही टेबल पर रखी हुई है, ये रसोई में क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये रसोई का काम थोड़ी ना है मम्मी जी। हाँ, और हम तो बस रसोई का काम करते हैं, रसोई के बाहर का काम थोड़ी ना करते हैं। इसीलिए सब्जियां पड़ी है या नहीं पड़ी इस बात का मुझे क्या पता। हे भगवान, ये रसोई का काम नहीं है तो कैसा काम है? सब्जियां भी तो रसोई में ही चाहिए होती है। लेकिन सब्जियां रखी तो रसोई के बाहर थी ना मम्मी जी। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, रसोई के काम के साथ घर के और काम भी जरूरी है। होते होंगे मम्मी जी जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी तो रसोई का काम है जो कि मैं करती हूँ। और इससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, और इन सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। घर में रसोई है या भूल भुलैया, जो तीनों की तीनों ही इतना खो जाती हो काम में कि सारी सब्जियां खराब करती। चलो उठाकर रखो इन्हें रसोई में। मैं नहीं रखूंगी, मैं भी नहीं रखूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। इतना बोलकर तीनों बहुएं चली जाती है और सास गुस्से में बड़बड़ाती हुई सब्जियों को उनकी जगह पर रसोई में रख देती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन तीनों बहुओं का रसोई के काम को लेकर बहस करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तीनों वहां एकदम सीरियस होकर खड़ी थी। क्या हो गया आप तीनों, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम भी साथ में बैठ जाओ ना, खाना खा लो, कम से कम ऐसे घूरो तो मत। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस में खाना खा रहे हैं। सच में हमारे ऊपर ऐसे क्यों नजरें गड़ाई जा रही है? तीनों के पति इतना बोलकर अपनी अपनी पत्नियों को देखने लगते हैं। तभी विमला बोलती है, पक्का ये तीनों रसोई के काम को लेकर कुछ सोच रही होगी, तभी ऐसे देख रही है। बिल्कुल सही पकड़े है मम्मी जी, बस अब जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद बर्तन धोने हैं रसोई में। तुम क्यों? मैं साफ करूंगी बर्तन, वो भी एकदम चमका चमका कर, ऐसा लगेगा जैसे आज ही नई खरीद कर लाए। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी फिक्र करने की। मैं तो पहले ही हाथ में साबुन और बाल्टी लेकर खड़ी हूँ। सबके खाना खाते ही मैं झूठे बर्तन बाल्टी में भरकर फटाफट से रसोई में ले जाऊंगी और तुम दोनों बाहर का काम कर लेना। अरे यार, हद हो गई तुम दोनों की भी। रसोई के काम को लेकर कौन इतना पागल होता है? और नहीं तो क्या, उसके अलावा भी तो कितने काम है। और अगर काम करने का इतना शौक है तो हमें बता दो, हम तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे। ऑफिस का काम नहीं करना, बस रसोई का काम करना है। हाँ, रसोई का काम करो और सुखी रहो। हर बहू का पहला काम रसोई संभालना होता है। बातचीत के बीच में सभी लोग खाना खा लेते हैं और तीनों बहुएं लड़ती झगड़ती झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाने लगती है। और झपट की वजह से कुछ बर्तन जमीन पर गिर जाते हैं। तब विमला आती है, अगर तुम तीनों को काम करना है ना तो जरा आराम से काम कर लिया करो, यहाँ बिल्लियों की तरह लड़ाई करना तो बंद करो। ऐसे ही एक दिन विमला नजरें घुमाकर अपने घर को अच्छे से देखती है और उसे हर जगह मकड़ी के जाल और गंदगी नजर आती है। तभी वो अपनी तीनों बहू को बुलाती है। तुम तीनों मेरी बात सुन लो ध्यान से।
घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए खाना मैं बना दूंगी, एकदम होटल जैसा। बस खाना बनाने तक ही बात खत्म नहीं होगी। तो मम्मी जी, घर की भी अच्छे से साफ सफाई करो। उसमें तो तुम तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। हमसे ना हो पाएगा, मैं तो बस रसोई का काम करूंगी, आप इन दोनों से करवा लीजिए। मुझसे भी नहीं होगा, मैं कर लूंगी रसोई का काम, बाकी आप इन दोनों से करवा लो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों करोगी बाहर का काम, रसोई का काम मैं करूंगी। तुम तीनों की तीनों करोगी, वरना मैं रसोई को ताला लगा दूंगी। फिर तुम तीनों में से कोई भी रसोई का काम नहीं कर पाएगा। पर आपको पता है ना, हम बस रसोई का काम करते हैं, हमें नहीं आते घर के बाकी सारे काम। और नहीं तो क्या, आप घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी रख लो। तुम तीनों घर में हो, ये क्या काम है जो मैं अलग से एक और नौकरानी ले आऊं? आपके कहने का मतलब है हम नौकरानी है? हाँ, और वो भी रसोई में काम करने वाली। चलो अब चुपचाप जाओ और घर का काम करो। तब तक के लिए मैं रसोई को ताला लगाकर कुर्सी डालकर बाहर ही बैठी रहूंगी। इतना कहकर विमला जल्दी से आती है और रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देती है और कुर्सी डालकर हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर वहीं पर बैठ जाती है। अब तीनों बहुएं जैसे तैसे मन मार कर घर का काम करती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, सबसे पहले मैं अंदर चली जाऊंगी और मैं करूंगी सारा काम रसोई का। मैंने मम्मी जी पर पूरी नजर रखी हुई है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं इन दोनों को पागल बनाकर खुद अंदर चली जाऊंगी। इन दोनों को तो मैं यही दिखाऊंगी कि मैं बाकी के काम में लगी हूँ, फिर मैं इन दोनों को चकमा देकर अंदर चली जाऊंगी। तीनों ही अपने अपने दिमाग में रसोई में जाने की तरकीब बना रही थी और घर का काम खत्म करती है। घर का काम खत्म होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है और सामने डिलीवरी वाला हाथों में ढेर सारा खाना लिए खड़ा था। विमला पैसे देकर डिलीवरी बॉय से खाना लेती है और अंदर आती है। ये क्या है मम्मी जी, ये किसके लिए मंगवाया आपने इतना सारा खाना? और किसके लिए? अपने लिए। पर क्यों मंगवाया जब हम तीनों हैं? क्योंकि मुझे पता था अगर तुम तीनों रसोई में चली गई तो फिर घर का काम नहीं करोगी, इसलिए मैंने भी पहले से ही बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और जानबूझकर झूठ बोलकर ये सब कुछ किया ताकि तुम रसोई के अलावा भी काम करो। कोई बात नहीं, आज तो आपने हमें चकमा दे दिया, लेकिन आगे से आपकी नहीं चलेगी। अब हम दिन रात रसोई में ही रहेंगे, देखते हैं कैसे ताला लगाती है आप हमसे और कैसे बाकी के काम करवाती हैं। विमला हंसते हुए रसोई का ताला खोलती है और बना बनाया खाना रसोई में रख देती है। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे रोहन और पवन विमला के कमरे के बाहर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी जल्दी उठो, हमारी पत्नियां लापता हो गई हैं। हाँ जल्दी उठिए, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पता नहीं पापा, हमारी पत्नी कहाँ चली गई है। रात को साथ में सोई थी, सुबह उठकर देखा तो है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, घर में ही होगी। मैंने छत पर, बाथरूम में, इधर उधर हर जगह देख लिया, मुझे नहीं दिखी। घर छोड़कर कहाँ जा सकती है बहू? विमला, कहीं तुमने बहू को कुछ कहा तो नहीं था? सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, आखिर घर की बहू ये कहाँ चली गई। सारा घर देख लिया पर एक जगह रह गई है। चलिए। विमला सभी को लेकर रसोई में पहुंचती है और जल्दी से रसोई की लाइट ऑन करती है, जहां सामने का नजारा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रिया, पायल और सुमन तीनों ही रसोई के फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम से राटी मार रही थी। लो, ये यहाँ सोई है और हम इन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे। पर अपना कमरा छोड़कर रसोई में क्या कर रही है? ये तीनों रसोई में पैदा हुई है और रसोई में ही मर जाएंगे मुझे लगता है। विमला, क्या बोल रही हो सुबह सुबह? अरे और क्या कहूँ, इन तीनों की तीनों को रसोई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पवन जल्दी से रिया, पायल और सुमन के मुंह पर पानी छिड़कता है। तीनों बहुएं हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, रसोई कोई सोने की जगह है क्या? क्यों, रसोई सोने की जगह क्यों नहीं है? रसोई में हम सब कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, सबसे पहले मैं आई थी सोने के लिए, आप दोनों कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब तुम सोई थी मैं तभी आई, ये पता नहीं कब आ गई। जब तुम दोनों सोई थी तब मैं भी आ गई। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों मुझसे चालाकी कर जाओगी? अगर मैं सही कह रही हूँ तो तुम तीनों रसोई का काम करने के लिए रसोई में सोई थी ना? बिल्कुल सही मम्मी जी, हम तीनों सोए इसलिए थे, काम जो करना है हमें रसोई का। सत्यानाश जाए तुम तीनों का, इस रसोई के काम के चक्कर में तुमने पूरे परिवार वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे हमने आपको थोड़ी ना कहा था अपनी नींद खराब करने के लिए। जाइए, जाकर अपने कमरों में सो जाइए। वही तो, हमें जो करना है हमें करने दीजिए।
बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तीनों बहू का खाना सोना पीना सब कुछ रसोई में चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खाने की झूठी प्लेट रसोई में रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और प्लेट में बची हुई सब्जी आधी रसोई के अंदर आधी रसोई के बाहर बिखर जाती है। अरे बहू जरा साफ कर देना इसे। जी पापा जी, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ये प्लेट मुझे दे दीजिए। हाँ बहू ये लो। सुमन प्लेट पकड़ती है और उसके बाद जितनी सब्जी रसोई के अंदर गिरी होती है वो उसे साफ कर देती है और रसोई के बाहर वाली सब्जी बिखरी ही रह जाती है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बहू अंदर की साफ सफाई तुमने कर दी तो बाहर की कौन करेगा? मैं तो बस रसोई के अंदर का काम करती हूँ ना बहू जी, रसोई के बाहर के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, बाहर का काम नहीं है क्या? और ये सब्जी बनी तो रसोई में है। हाँ रसोई में जरूर बनी है, लेकिन जितनी रसोई के अंदर फैली थी वो मैंने साफ कर दी, बाहर वाली से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे या बहू तुम साफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ रसोई का ही काम करती हूँ। रसोई के अंदर जो काम है वो बताइए, अगर उनमें से कुछ करना है तो ठीक है। पायल बहू तुम साफ कर दो, चलो इसे। मेरा भी इन दोनों का जैसा ही जवाब है पापा जी, मैं नहीं करने वाली, मुझे भी रसोई का काम ही करना आता है, बस और कुछ नहीं आता। तभी वहाँ विमला, रोहन और पवन भी आते हैं। सुरेश उन्हें सारी बात बताता है। अब ये कौन सी बात हुई? घर में रसोई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? बिल्कुल सही, और हम पाकिस्तान है तुम हिंदुस्तान हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी कह लो, ये काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों के तीनों बोल तो ऐसे रही हो जैसे रसोई में नहीं किसी लोकसभा में खड़ी हो। कमाल की बहू है हमारी, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने किसी भी घर में। सच में लोगों की पत्नियां तो रसोई के काम से भागती है और हमारी पत्नियां रसोई के काम में ही घुसती चली जा रही हैं। सही है, कलयुग है वे, कलयुग, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिन मौसम बरसात और औरतों की बात कभी कोई नहीं समझ सकता। तभी तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि इन तीनों को कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। ये रसोई में ही पैदा हुई है और रसोई में ही रहेगी। सही कह रही है मम्मी जी, रसोई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रसोई हमारा घर है, रसोई हमारा असली ससुराल है। रसोई के काम के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तीनों बहू की ऐसी बातें सुनकर बाकी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं।